नमस्ते दोस्तों। आज की करंट अफेयर्स की क्लास जो धनंजय सर नहीं ले पाएंगे 2 दिन की क्लास, तो एग्ज़ाम नज़दीक है और इसी को देखते हुए जो है वो क्लास मैं मिस नहीं होने दूंगी। क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। हाँ, जो मेमोरी ट्रिक से जो सर पढ़ाते थे, आपको लर्न कराते थे, तो वो मैं नहीं कराऊंगी। एक्चुअली वो मुझे आता तो है, मैं उसके द्वारा मैं तैयार तो करती हूँ, पर मैं आप लोगों को सर ही अच्छे से वो बता पाएंगे। ठीक है, तो बस आपको सिंपल न्यूज़ बता रही हूँ, न्यूज़ से अवेयर करा रही हूँ और याद भी कराने का प्रयास करूँगी। बट वो जो है वो आपका जो फॉर्मेट है उसको सर ही फिर इसको दोबारा कंटिन्यू रिवाइज कराएंगे, तो आपको फिर वो तैयार हो जाएगा। तो 80 तक न्यूज़ आपके तैयार हो गई थी, 81 से लेके 100 तक मैं आपको बताती हूँ। फिर कल आपकी जो न्यूज़ होगी वो आर्थिकी से शुरू होगी, तो एक तरीके से नेशनल इंटरनेशनल मिला के 200 न्यूज़ आपकी हो जाएंगी। ठीक है आज, तो चलिए बात करते हैं। जो 81 पर न्यूज़ है आपकी, यदि जो लोग मेमोरी ट्रिक से पढ़ रहे होंगे वो इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। वो अपने मेमोरी प्लान से इसको जो है वो अपने अंदर ही कोई इमेज बना सकते हैं, कोई स्टोरी बना के पढ़ सकते हैं। तो 81 पे हमारा जो न्यूज़ है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान 2025 से लेकर 28 तक की अध्यक्षता ग्रहण की है। ठीक है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, जिसको IIAS कहते हैं, IIAS के 2025 से 28 तक की जो है अध्यक्षता ग्रहण की है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता भारत ने कितने वर्षों के लिए है? तो 2025 से 28 तक के लिए जो है इसने ग्रहण की है, 3 वर्षों के लिए इसने ग्रहण की है। ठीक है, अब एक और यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता 2025 से 28 तक की अध्यक्षता हासिल की है, और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DAPRG के सचिव जो है ना, वी श्रीनिवास को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसे जो है वो इसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये आपके कार्मिक विभाग के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं कार्मिक शिकायत विभाग लोक शिकायत विभाग के जो आपके सचिव हैं वी श्रीनिवास को, इनको जो है वो चुना गया है। ठीक है, अब ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत माना जा सकता है। इस मंच पे जो है भारत को अध्यक्षता मिलना भारत के लिए भारत के क्या कह सकते हैं, रणनीतिक प्रयासों के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। वैश्विक स्तर पे भारत की साख में प्रतिष्ठा में जो है वो इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, जब भी किसी बड़े संगठन का अध्यक्ष भारत को बनाया जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि भारत, जैसे G20 का भारत ने जो है वो अध्यक्षता की थी, तो इससे क्या है कि इससे भारत के साख में बहुत वृद्धि हुई थी। ये माना जाता है कि वैश्विक स्तर पे इसने जो है मतलब कि हमारी जो है इमेज पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसे आप मेंस आंसर राइटिंग में भी, जब भी आप पेपर 2 में आप इसे डाल सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन आए उसके संदर्भ में आप इसे डाल सकते हैं। चलिए, डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण, संस्थागत डिजिटल परिवर्तन और उत्तर दक्षिण विभाजन को बांटने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा भारत के द्वारा। अध्यक्षता का कार्यकाल मैंने बता दिया 25 से 28 तक, बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसका जो है वो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? वी श्रीनिवास को बनाया गया है। ठीक है, अब भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि हो गई है ये। इस संगठन का के लक्ष्य क्या है? इस संगठन का जो लक्ष्य है कि यह अध्यक्षता प्रधानमंत्री अधिक के जो है वो न्यूनतम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार के विजन को जो है वो आगे बढ़ाएगा, और नागरिक सशक्तिकरण, डिजिटल परिवर्तन और विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने में शामिल है। ठीक है, तो 2 चीज़ें जो फैक्ट में याद करनी, कॉन्सेप्ट में तो आपको ये पता ही चल गया कि ये न्यूनतम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस को जो है वो आगे बढ़ाता है। ठीक है, विकासशील देशों के भी सहयोग को भी जो है आगे बढ़ाता है। अब आपको इसमें 2 फैक्ट याद रखने हैं कि 2025 से 2028 तक के कार्यकाल के लिए भारत को चुना जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि वी श्रीनिवास को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। वो कौन है? क्या कहते हैं आपके लोक शिकायत विभाग के जो है वो सचिव हैं। ठीक है,
प्रशासनिक आयोग एवं लोक शिकायत विभाग के जो है सचिव हैं, जिनको जो है वो इसका आपको अध्यक्ष बनाया गया है। वी श्रीनिवास का नाम इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य का चुनाव हो गया, ठीक है। 5 नए अस्थायी सदस्य। आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि 5 स्थायी सदस्य करेंगे आप लोग, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन हैं, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है स्थायी सदस्यता के लिए भारत की क्या रणनीति है, ये आपके जो है वो मेंस के आंसर राइटिंग में आ सकता है। कितने कौन कौन से देश इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये इस तरीके के जो है संभावनाएं क्या बन रही हैं, ठीक है। जैसे होता है कि राज्यसभा का जो है वो कार्यकाल होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है इसके कुछ सदस्य जो है वो मतलब कि संन्यास लेते हैं और नए सदस्यों का उसमें एंट्री होती है। वैसे ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी जो है वो सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। तो जैसे 5 इस वर्ष चुने जाए, 5 अगले वर्ष चुने गए, तो जो इस वर्ष चुने गए हैं उनका कार्यकाल अगले वर्ष खत्म होगा, जो अगले वर्ष चुने गए उसका अगले वर्ष खत्म होगा। तो ऐसे ही प्रत्येक वर्ष जो है वो 5 अस्थायी सदस्यों की एंट्री होती है और 5 अस्थायी सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू प्रोसेस प्रत्येक वर्ष चलता रहता है। अब इस वर्ष के लिए जो है वो किसको अस्थायी सदस्य के रूप में किसको चुना गया है, ठीक है। अब आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि भारत लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो कि भारत लास्ट टाइम कब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था, और अब तक भारत कितने बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया जा चुका है, ठीक है। तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य जो कि 2025 में चुने गए हैं। 2026 से 2027 तक का इनका कार्यकाल होगा, ठीक। ये सदस्य कौन है? बहरीन है, कोलंबिया है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, बहरीन है, कोलंबिया है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, लातविया है, आपका लाइबेरिया है, इन्होंने जगह किसका, स्थान किसका लिया? अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया का स्थान जो है इसने लिया है, ठीक। तो अब किसका स्थान लिया है ये तो आयोग नहीं पूछेगा, पर हाँ कौन से अस्थायी सदस्य इस वर्ष चुने गए हैं तो वो पूछ सकता है आपका। तो आपका बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया है, ठीक है, जिनका कार्यकाल जो है वो, इनका कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म होगा। 26 के लिए जो है वो 26 से 27 के कार्यकाल के लिए जो है वो इन्हें चुना जा रहा है, ठीक। इसके अलावा वर्तमान में जो है वो नए सदस्य तो देख लिया आपने, बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया, ठीक। अब अन्य अस्थायी सदस्य जो वर्तमान में, जो नेक्स्ट ईयर जो है वो सेवानिवृत्त होंगे, उसमें कौन है? डेनमार्क है, ग्रीस है, पाकिस्तान है, पनामा है, सोमालिया है, ठीक है। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया है, ठीक है। अलग अलग कॉन्टिनेंट से जो है वो लेते हैं सभी सदस्यों को, सभी कॉन्टिनेंट से जो है वो एक सदस्यों को शामिल करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हर साल क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करता है, सभी क्षेत्रों से लेता है, मैंने आपको बताया था, ठीक। अब बात करते हैं उम्मीदवारों को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट सुरक्षित करने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत का जो है प्राप्त होना चाहिए। जैसे 192 की संख्या है तो उसका 2/3 बहुमत प्राप्त कर लेता है। जो देश अपना नाम देते हैं और फिर उसमें जो भी जिनकी भी एंट्री हो सकती है उनको 2/3 बहुमत मिलता है और वही जो है वो उसमें प्राप्त करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है 83 पर जो आपकी न्यूज़ है, डोनाल्ड ट्रंप की गोल्ड कार्ड यूज़ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या क्या आयोग पूछ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो गोल्ड कार्ड योजना क्या है? अब देखिए, पहला तो यही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने या किस देश ने जो है वो गोल्ड कार्ड योजना लॉन्च की है? अच्छा, अमेरिका ने। डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड योजना किस विषय से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद कितनी राशि जो है वो अमेरिका में निवेश करने पर यह आपको मिलेगी, ठीक है। ऐसे करके 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको इससे मिल सकते हैं। तो बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड योजना एक प्रस्तावित निवास परमिट कार्यक्रम है। निवास के लिए इसमें आपको परमिट मिलेगा, स्थायी निवास, अमेरिका की स्थायी निवास के लिए। तो देखिए, अगर आयोग ये पूछता है, क्योंकि कोई बिलीव ही नहीं कर सकता है कि ये योजना
स्थायी निवास, अमेरिका में स्थायी निवास के लिए भी कोई योजना डोनाल्ड ट्रंप ला सकते हैं, ठीक है, जो कि एकदम अमेरिकियों को ही सपोर्ट करते हैं, परंतु उन्होंने अपने देश का जो है वो जीडीपी बढ़ाने के लिए ये गोल्ड कार्ड योजना लाई है, जिसमें स्थायी निवास का परमिट दिया जाएगा। तो पहला यही क्वेश्चन है, यदि ये सीधे सीधे अगर आयोग वन लाइनर में पूछता है गोल्ड कार्ड योजना किससे रिलेटेड है, तो अमेरिका में स्थायी निवास के परमिट से संबंधित है, ठीक है, अमेरिका में स्थायी निवास के परमिट से संबंधित है, जिसमें जिसने धनी विदेशी निवेशक $5 मिलियन, $5 मिलियन लगभग जो है वो आपके 43 करोड़ 43 करोड़ रुपीस जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। $5 मिलियन, अच्छे से याद रखिएगा, 43 करोड़ तो नहीं पूछे, करोड़ में ये संख्या जो है वो कभी नहीं पूछता है, तो $5 मिलियन याद रखिएगा। मतलब एक संख्या जो है वो एक करीब करीब $5 मिलियन याद रहेगा, तो आप एक आइडिया तो लगा ही लेंगे कि कितने करोड़ में होगा, ठीक है। तो $5 मिलियन के निवेश के बदले संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी निवास और नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विदेशी निवेश को बढ़ाना, रोजगार सृजन करना, संघीय घाटे को कम करना, और ये वर्तमान में, ये याद रखिएगा किसका, कौन से जो है वो इनकी योजना का को रिप्लेस कर रहा है, तो ये EB5 अप्रवासी निवेदक बीमा को कार्यक्रम को, इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से, EB5 अप्रवासी निवेदक बीमा, EB5 याद रखिएगा, पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अप्रवासी निवेदक बीमा वो आपका एग्जाम में आएगा, बाय डिफॉल्ट आप कर लेंगे, ठीक है। EB5 याद रखिएगा, कौन सी बीमा कार्यक्रम को, EB5 को जो है वो रिप्लेस कर रहा है। पहले वहाँ पे ये चलता था जिसके तहत इन्वेस्ट करने वाले को जो है वो स्थायी निवास मतलब वहाँ पे नागरिकता का प्रावधान था, ठीक है। तो जगह लेगा, जिसे क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड योजना का नाम दिया है, ठीक। अब इस कार्यक्रम के अलग अलग ब्रेक डाउन करके अगर आप देख सकते हैं, तो $5 मिलियन का निवेश करना है, ठीक है। यह योजना विदेशी निवेशकों को अमेरिका में स्थायी जो है वो नागरिकता का परमिट देती है। ये किसको रिप्लेस कर रहा है? EB5 को, ठीक है, इसको रिप्लेस कर रहा है। इस कार्यक्रम से भारी मात्रा में राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। देखिए, जो डेवलप्ड करती है, जैसे इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे पास डेवलप्ड होने के बहुत चांसेस है, अभी हमारे पास ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस है। हमारा जो है वो जीडीपी में हम बहुत बढ़ोतरी कर सकते हैं। हमारा जो है यूथ जो रेशियो है वो अन्य कंट्री से बहुत अच्छा है। अभी हम गरीब हैं, तो मतलब कि बहुत हमारे यहाँ रोज़गार सृजन के कई अवसर हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा देते हैं इंडिया में, तो बहुत से लोगों को रोज़गार मिल सकता है, और भारत की जीडीपी में तो हमारे पास अभी आगे चांसेस है। पर जो डेवलप्ड हो चुका है पहले से ही, जहाँ की पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है, उनके पास कोई चांस ही नहीं, वहाँ पे कोई ज़्यादा चांस नहीं, ज़्यादा क्योंकि जो पहले से जो खुश है उसको कितना खुश और कर दोगे आप, कितना खुश वो और हो सकता है। तो वही चीज़ है कि अमेरिका के पास अब ज़्यादा डेवलप्ड होने के कुछ बचा नहीं, तो नई नई योजनाएं लाके वो अमेरिका की जीडीपी में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। इसमें और क्या फ़ायदा हो सकता है, कुछ चीज़ें और देख लीजिए। यह धनी विदेशियों को अमेरिका में निवेश करने रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। राजकोषीय सुरक्षा होगा, एकत्र किए गए धन से राजकोषीय घाटे और राजस्व ऋण को, राष्ट्रीय ऋण को जो है वो कम किया जा सकता है, ठीक है। संभावित बाधाएं और चुनौतियां क्या हो सकती हैं, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, ठीक। इस योजना की वैधता सवाल उठाए गए, क्योंकि कुछ का तर्क यह है कि राष्ट्रपति के पास ऐसे श्रेणीबद्ध पैरोल अधिकार नहीं है जो कांग्रेस द्वारा स्थापित कानूनों से भिन्न है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा विवादों में भी है ये, बाकी ठीक ठाक है। सिलेक्शन लेके जाइए, अमेरिका के गोल्ड कार्ड नीति का हिस्सा बनिए। चलिए, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर,
पर्सन ऑफ द ईयर कई बार से मतलब कि पूछ लेता है आयोग, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप से ही पुनः रिलेटेड है, डोनाल्ड ट्रंप से ही, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो मुझे लगता है कि वर्चस्व के आधार पर कार्य करती हैं। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ने भी इस साल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ही विश्व का सबसे जो है वो फेमस व्यक्ति जो है वो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बना दिया है। टाइम पत्रिका ने डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है, क्योंकि 2024 के समय से बहुत ज़्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सुर्खियों में छाए रहे हैं। 2024 से 25 तक के समय में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, चाहे अच्छा हो या बुरा। उसने ये नहीं स्वीकार किया है कि अच्छा ही इम्पैक्ट पड़ा है, हर तरीके से उनका इम्पैक्ट है, ठीक है। इसके लिए इस सम्मान के लिए जो बाइडेन और कमला हैरिस को भी चुना गया था, जबकि 2024 में टाइम में कोई भी ऑनलाइन पाठक मतदान नहीं था, ऑनलाइन वोटिंग नहीं की गई थी, और इसीलिए जो है वो इनको चुना गया था, ठीक है। उन्होंने कई कुछ मानकों के आधार पर इसको चुन लिया। अब बात करते हैं न्यूज़ 85 की, 85 की। उसमें अब कुछ और ज़्यादा है नहीं, टाइम पास वन लाइनर टाइप का करंट था, ठीक है। अब बात करते हैं 85 न्यूज़ 85 की 2024 की नोबेल पुरस्कार विजेताओं की, ठीक है। 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची आपको देखनी है, और उसको जो है वो याद कराते हुए हम आपको चलते हैं। देखिए इसमें याद कहता है कि किस श्रेणी में किसे पुरस्कृत किया गया है, व्यक्ति का नाम क्या है, संस्था का नाम क्या है, और दूसरी चीज़ है कि वो किससे रिलेटेड, किस विषय पर उनको कार्य करने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला गया है। कभी कभी ये भी पूछता है कि वो किस जो है वो देश से भी संबंधित है, ठीक है। इतने 3 तरह के प्रश्न यहाँ पे आपको आयोग पूछता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ प्रत्येक श्रेणी में 2024 में इसकी जो है वो दी गई है। चलिए देखते हैं, पहला भौतिक का नोबेल पुरस्कार। भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? प्राप्त करता है हमारे जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन। जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन को मिला है, ठीक है। किस लिए मिला है? कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बना करने वाली आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए दिया है, ठीक है। देखिए कृत्रिम तंत्रिका तंत्र जो है वो, अगर यदि आपकी बॉडी में जो तंत्रिका तंत्र का जाल बिछा है जो आपकी सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, यदि कृत्रिम तंत्रिका तंत्र को जो रिप्लेस किया जाएगा तो मशीन लर्निंग के आधार पर वो उसको एक्टिव किया जाएगा, ठीक है, जिससे वो जो है वो हमारी ओरिजिनल तंत्रिका तंत्र की तरह कार्य कर सके, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे पेसमेकर वगैरह लगाया जाता है आपकी बॉडी में, तो इस खोज के लिए उनको मिला है कृत्रिम तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और मशीन लर्निंग में को सक्षम करने के लिए, कृत्रिम तंत्रिका तंत्र के साथ जो है मशीन लर्निंग को सक्षम करने में के लिए खोजों के लिए इनको जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हमको याद कैसे करना है कि हम किसी भौतिक यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से, जॉन जो है वो, जॉन का नाम का एक लड़का था, जॉन फिजिकल एक्टिविटी, जॉन भौतिक कार्य करके हाफने लगा, हॉफील्ड, ठीक है। जॉन भौतिक कार्य करने के बाद जैसे दौड़ा, भौतिक कार्य किया और उसके बाद वो हाफने लगा, जॉन हॉफील्ड। भौतिक कार्य करने से जॉन हॉफील्ड हाफने लगा तो उसको जो है वो फ्री कर दिया, ठीक है, मतलब उसको फ्री कर दिया हीटर से, ठीक है। जैसे गर्मी में कोई आपको एक्टिविटीज़ दे दिया, गर्मी में कोई कार्य कर रहा है, गर्मी में, ठीक है, भौतिक कार्य कर रहा है, तो उसको हाफने लगा कार्य करते करते, तो उसको फ्री हीट दे दिया, फ्री हीटर से जो है वो फ्री कर दिया। उस कमरे में हीटर लगा हुआ था तो उसको कहेगी जाओ तुम यहाँ से, अब यहाँ पे मतलब कि बहुत गर्मी लगेगी, तुम काम भी काफ़ी देर से कर रहे हो, और फ्री हीट, तो फ्री हिंटन हो गया, ठीक है। तो जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन, जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन। तो भौतिक का पुरस्कार, भौतिक कार्य करने से हाफने लगा कौन? जॉन। भौतिक कार्य करने से हाफने लगा जॉन हॉफील्ड, ठीक है। फ्री हिंटन, फिर उसको जो है वो हीटर से फ्री कर दिया गया, उस हीट से फ्री कर दिया गया, मतलब गर्मी से फ्री कर दिया गया, जॉन हॉफील्ड और फ्री हिंटन। तो एक स्टोरी हमने बना दी कि भौतिक कार्य करने से जॉन हाफने लगा और उसको जो है उसको फ्री हिंटन कर दिया, मतलब हीट से फ्री कर दिया उसको, ठीक है। तो ये हमारे 2 लोग थे। इनको किस लिए मिला? कृत्रिम तंत्रिका तंत्र नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग के खोज के लिए। रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा हॉफील्ड और जेफरी हिंटन को कृत्रिम तंत्रिका तंत्र मशीन लर्निंग में सक्षम के लिए मूलभूत खोजों के लिए इनको मिला था यह पुरस्कार। अब देख लेते हैं रसायन का पुरस्कार।
अब बात करते हैं हम रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस और जॉन जम्पर। ठीक है, डेविड बेकर। देखिए, अगर हम कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे ना, तो ये ऐसे नाम हैं जो हमारे इंडिया में राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, सुनीता, इन सब से संबंधित नहीं है। ये बिल्कुल अलग टाइप के नाम हैं जो हमें याद ही नहीं हो पाएंगे। तो मैंने जैसे बताया कि भौतिक कार्य करने से जॉन हाफने लगा और उसको फ्री हिंटन कर दिया। फ्री हीट जो है वो उसमें क्या कहते हैं, आप क्रिकेट में भी है तो आप ये भी कर सकते हैं कि भौतिक कार्य क्रिकेट भी है, तो क्रिकेट खेलने से जो है वो जॉन हाफने लगा तो उसको फ्री हिट दे दिया। फ्री हिट एक ओवर होता है जिसमें फ्री हिट होता है, तो उसमें आप वो फ्री हिट दे दिया। ठीक है, तो वो भी करके आप याद कर सकते हैं, और लड़कों को तो बहुत क्रिकेट में दिलचस्पी है तो उसी से याद कर लेंगे। ठीक, दूसरा रसायन विज्ञान में देखेंगे कि एक डेविड है, डेविड को बोला गया कि कुछ ऐसा रसायन बना के बेकिंग करो। ठीक है, बेकिंग करो, कुछ ऐसा बेक करो। बेक मतलब बिस्किट हो गया या आपका केक हो गया, पेटीज हो गई, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो है वो आप पेस्ट्री, कुछ भी ऐसा बेक करो। ठीक है, तो जिसको जो है वो खा के, मतलब डेविड बेकर कुछ रसायन डाल के कुछ ऐसा बेक करो कि जिससे जिसको हम डेमिस हिसाबिस, जिसको हम हिसाब से खाएं, ज़्यादा ना खा पाएँ। ऐसा कुछ बेक करो जिसको हम हिसाब से 20 खाएं। हिसाब से 20 लोग खा लें। ठीक है, हिसाब से 20 लोग खा ले, इतना हो 20 लोग के हिसाब से बनाओ कि खा ले। ठीक है, और खाने के बाद जो है वो हम जंप कर ले, इतनी एनर्जी हम आए कि जो है वो जॉन जंप कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ऐसा रसायन डाल के बेकिंग करो, डेविड बेकर। ठीक है, कुछ ऐसा रसायन डाल के बेकिंग करो, डेविड बेकर, जिससे 20 लोग हिसाब से खा ले। जो है वो डेमिस हिसाबिस, जिसे जो है 20 लोग डेविड हिसाबिस। ठीक है, 20 लोग हिसाब से खा पाए, और उसमें भी जो है उसको खाने के बाद डेविड जंप करने लगे, इतनी एनर्जी आ जाए कि डेविड जो है वो जंप करने लगे। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन दिया रहेगा तो आराम से आपको याद कर लेंगे आपके डेविड बेकर, हिसाबिस और जंपर। डेविड बेकर, हिसाबिस और जंपर, एकदम अच्छे से इसको जो है वो आप याद कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपके इनको किस उपलब्धि के लिए मिला था? तो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए मिला था। ठीक है, प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए डेविड हिसाबिस और जॉन जंपर को मिला था। 9 अक्टूबर 2024 को ये पुरस्कार इनको दिया गया था, उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए। प्रोटीन विज्ञान, जंपर को प्रोटीन विज्ञान में उनके अभूतपूर्व जो है वो योगदान के लिए दिया गया था। किस लिए? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइनिंग लर्निंग के लिए इनको मिला गया था। ठीक है, प्रोटीन क्या है? ठीक है, प्रोटीन जो है वो 20 अमीनो एसिड है, उनका जो है वो संरचना है। अब ये कैसे आपकी बॉडी को कैसे मतलब किस तरीके से प्रोटीन का निर्माण, जैसे अमीनो एसिड है, अब इस तरीके से है। सपोज मैं एक कोडिंग कर, जैसे आपके थोड़े सा बस इसको समझा देती हूँ जहाँ पे ये आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे आपके वर्ड माला है A to Z है, 36 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आपके इसमें से कोई भी शब्द को चुन के, ऐसा नहीं है कि क्रम से चुना गया, आपने कुछ शब्दों को चुना कि APPLE, अब ये बन गया, इसका मतलब क्या बन गया आपका एप्पल। एप्पल मीन्स होता है सेब, तो ये एक कोडिंग हो गई ना, जिसका अर्थ ये निकलता है। ठीक है, वैसे ही प्रोटीन में जो है अमीनो एसिड की कोडिंग होती है, और उसका अर्थ जो है वो मतलब कि कुछ जो है वो डिज़ाइंस बनती है जो आपकी संरचनात्मक इकाइयों को जो है प्रभावी करती हैं। ठीक है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों को जो है वो कार्यात्मक भूमिका निभाती हैं। ठीक है, संरचनात्मक और कार्यात्मक, तो जैसे उसमें है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, फिर एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ऐसे करके जो है वो एक कोडिंग बन गई। अब इस कोडिंग का कोई एक जो है वो अर्थ होगा। ठीक है, कोई एक इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड होगी, इसका कोई एक मीनिंग होगा जो सबकी बॉडी में अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे प्रोटीन की जांच होती है, आपके डीएनए की जांच हो रही है, आपके बाल का एक सैंपल ले लिया और किसी भी एक व्यक्ति का जो है वो डीएनए जो है वो
किसी भी दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करता, उसके परिवार में बस उसका डीएनए मैच करेगा और कहीं भी दूसरे व्यक्ति से जो है उसका डीएनए मैच नहीं कर सकता। तो सेम कोडिंग उनकी होती है, ठीक है, एक ही कोडिंग से एक ही परिवार के सदस्य की डीएनए मैच हो सकती है। फिंगरप्रिंट्स तो अपने परिवार के सदस्यों से भी नहीं मैच होती। एक फिंगरप्रिंट्स ऐसा होता है, एक इस तरह की संरचनात्मक इकाई है। तो ये कहाँ आपकी बॉडी के संरचनाओं को जो है वो, आपकी बॉडी की क्रियाओं को जो है वो कंडक्ट कराता है और इसकी एक विशेष कोडिंग होती है, तो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इतना समझा देने के बाद आपको ये पूरा याद हो गया होगा, ठीक है। बात करते हैं फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में, ठीक है। तो अब आप लोग जो है वो कमेंट करिएगा मुझे ज़रूर कि अब आप लोगों को ये याद हुआ या नहीं। मेडिसिन में देख लेते हैं। मेडिसिन में किसको मिला? विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी गैरी रुकबिन को, ठीक है। रुकुन को, रूफकुन को, ठीक है। जिसको मिला है विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी गैरी रूफकुन को, ठीक है, रूफकुन को मिला है। इनकी उपलब्धि क्या थी? माइक्रो आरएनए की खोज, माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में इसकी भूमिका को के लिए मिला है। ठीक है, चलिए, माइक्रो आरएनए की एमआरएनए, ठीक है। देखिए आयोग ने यही क्वेश्चन इस बार पूछा है था आरओ के एग्जाम में कि एमआरएनए का अर्थ क्या था। मैसेंजर, एक मैसेंजर आरएनए होता है, एक आपका जो है राइबोसोमल आरएनए होता है, एक ट्रांसफर आरएनए, 3 तरह के आरएनए आपके हैं। तो ये एक जो है वो नए आरएनए की खोज करता है जो कि इसी से, इन्हीं तीनों से संबंधित है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए से ही संबंधित है। बट इसका नाम जो है वो ये इन्होंने रखा था माइक्रो आरएनए, ठीक है। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे एमआरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करिएगा, ठीक है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी कमेंट करिएगा। जो आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म है उन्हीं में इसकी मीनिंग छुपी हुई होती है, ठीक है। राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसको कह सकते हैं। तो अब उसमें राइबोज में जो है राइबोसोम्स, इसमें पार्टिकल्स जुड़े होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी कोडिंग करते हैं, जो कि किसी विशेष जो है वो चीज़ से जुड़ी होती, किसी विशेष संरचना से जुड़ी हुई होती, ठीक है। तो इन्होंने माइक्रोसोमल आरएनए की खोज की थी, ठीक है। माइक्रोसोमल, तो आरएनए जो है वो किस टाइप का है? माइक्रोसोमल। क्योंकि अब एग्जाम में उसमें पूछ चुका है तो इसमें ये पूछेगा तो नहीं, नाम भले पूछ सकता है, उसको याद कर सकते हैं। तो मेडिसिन के लिए मैंने कहा कि मेडिसिन में एक आपने जो है वो, आपको किसी ने बताया कि भाई फला मेडिकल स्टोर से जाके आपने कुछ मेडिसिन ले ली। अब उस मेडिसिन के खाने से आपके एब्रोज जो है वो झड़ गए, ठीक है, आपके एब्रोज। अब जब आपके एब्रोज झड़ गए ना, तो आपका जो है वो रूप, ठीक है, रूकुन, गोरा रूप जो है, गैरी रूकुन, ठीक है। तो जो आपका गोरा रूप है ना वो किसी काम का नहीं रह गया, वो बहुत बेकार सा लगेगा, ठीक है। तो जो आपने मेडिकल से जाके मेडिसिन ली, ठीक है, मेडिसिन में मेडिसिन से क्या हो गया? आपका एब्रोज झड़ गए। एब्रोज जब आपके झड़ गए तो आपका जो गोरा रूप है वो खराब लगने लगेगा, ठीक है। तो वही है, इससे आप याद कर सकते हैं कि विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन, ठीक है, इनका नाम आप इसी से याद करते हैं। अब बात करते हैं साहित्य की नोबेल पुरस्कार 2024 की प्राप्तकर्ता है इनकी हान कांग, ठीक है। साहित्य की नोबेल पुरस्कार हान कांग, तो आप यूं ही एक नाम है याद कर सकते हैं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग है। तो इसमें एक तो ये पूछ सकता है हान कांग, पर हान कांग किस देश से रिलेटेड है? तो दक्षिण कोरिया से रिलेटेड है जहां तक मुझे लगता है। हाँ, ये साउथ कोरिया से रिलेटेड है, ठीक है। हान कांग जो है वो साउथ कोरिया से रिलेटेड है। तो ये पूछ सकता है कि इस वर्ष जिसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को दिया गया वह किस देश से संबंधित है? तो वो दक्षिण कोरिया से संबंधित है, ठीक है। साहित्य में उनके गहन अध्ययन में रुचि के लिए उनको दिया गया है। अब बात करते हैं, साहित्य हो गया, आर्थिक हो गया,
एक मिनट। हाँ, शांति छूट गया था, वही मैं कह रही थी कि एक कोई छूट रहा है। शांति, शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्तकर्ता निहोन हिंडाक्यो को दिया गया। परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए तथा गवाहों के बयानों के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए परमाणु हथियारों पर फिर कभी उपयोग ना किया जा सके, उनके इस प्रयास के लिए उनको शांति का पुरस्कार निहोन हिंडाहो को इनका नाम हिंडाक्योस को दिया गया है। दिया गया है। परमाणु बम विस्फोटों में जीवित बचे लोगों से बने इस जापानी संगठन, हाँ ये यहाँ पे मुझे यही लग रहा था कि ये पहले पढ़ा था, फिर मुझे अभी याद नहीं आता। जापानी संगठन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने क्वेश्चन भी एक बार दिया था या पूछा था कि ये एक जापानी संगठन है, ठीक है। कहाँ का संगठन है? तो ये जापानी, समझ ही नहीं आता संगठन है कि व्यक्ति है, क्या है, इस तरह के नाम होते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ जो है वो इंडिया में कोई संगठन ऐसे बनता तो विवेक संगठन, रमेश संगठन, जो है वो शीला ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके की कुछ जो है वो संगठन बनते। तो यहाँ पे जो है वो नियोन हिंडाक्यो, ठीक है, निहोन हिंडाक्यो हुआ है। ये एक ऐसा संगठन है जो कि परमाणु हथियारों के प्रयोग को हतोत्साहित करता है। तो इसमें दो चीज़ याद है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो निहोन हिंडाक्यो को, ठीक है। शांति ना हो, ठीक है, शांति ना हो ऐसे संगठन को दिया गया है कि जिसमें शांति ना हो, मतलब अशांति, सॉरी इसको कर सकते हैं कि अशांति ना हो, ठीक है, ठीक है, अशांति ना हो, ठीक है, क्योंकि शांति के लिए दिया गया है तो आप शांति ना हो तो कर नहीं सकते, अशांति ना हो, ठीक है। हर जगह शांति शांति रहे, तो कहीं भी अशांति ना हो, निहोन, ठीक है, निहोन ना हो, निहोन, ठीक है। तो शांति नी हो, ना हो कि नहीं, निहोन नहीं हो, शांति नहीं हो, शांति नहीं हो, ठीक है, अशांति नहीं हो, सॉरी अशांति नहीं हो, तो निहोन हिंडाक्यो को दिया गया है। ये कौन सा संगठन है? जापानी संगठन है। यही मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि कुछ कुछ छूट रहा है, ठीक है। साहित्य का मैंने बता दिया आपको, किसको दिया गया है आपका, हाँ साहित्य का तो हो गया था आपका, हांगकांग को दिया गया, जो दक्षिण कोरिया की हांगकांग को दिया गया है, ठीक है। अब आर्थिक का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया और किस लिए दिया है? इसके प्राप्तकर्ता डेरॉन एस मोग्लू, साइमन जॉनसन, ठीक है, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, ठीक है। डेरॉन अर्थव्यवस्था की, डेरॉन साइमन जॉनसन, ठीक है। डरो मत जॉन रॉबरी से, जो बैंक रॉबरी होती है ना, ठीक है, बैंक रॉबरी की घटनाएं जो होती हैं, तो उससे जो है वो हम कहेंगे कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है, डरो मत, डरो मत रॉबिन, ठीक है, डरो मत जॉन, डरो मत जॉन वो रॉबरी से, ठीक है, डरो मत जॉन रॉबरी से, ठीक है, डरो मत जॉन रॉबरी से, जो हमारी आर्थिकी है वो खराब नहीं होगी, डरो मत जॉन रॉबरी से। रॉबरी नाम जो अब तो आपको पता चल जाएगा कि जो क्या है, आर्थिकी से जुड़ा है, तो डरो मत जॉन रॉबरी से हमारी आर्थिकी स्थिति खराब नहीं होगी, ठीक है। रॉबरी से डरो मत, बैंक रॉबरी से मत डरो, हमारी आर्थिक स्थिति जो है इससे खराब नहीं होगी, डरो मत जॉन रॉबरी से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेरॉन, आपका जॉनसन और रॉबिन्सन, डेरॉन जॉनसन। बस एक क्लू चाहिए होता है एग्जाम में, बस एक छोटा सा क्लू चाहिए होता है बस आपको इसको सही करने के लिए। अब बात करते हैं, ये हमारा हो गया, साहित्य का 2 बार दे चुका है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वर्ल्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड में इंग्लिश का जो है वो हर वर्ष एक वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुनाता है, तो 2024 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर क्या है? ब्रेन रॉट, ब्रेन रॉट है, ठीक है। ब्रेन रॉट को वर्ल्ड ऑफ द ईयर क्यों चुना गया? ब्रेन रॉट मतलब ऐसे कुछ क्या कहते हैं कि ऑनलाइन कुछ ऐसी सामग्री जिनसे पढ़ने से मानसिक और बौद्धिक गिरावट आती है, उसके लिए ब्रेन रॉट शब्द क्या है। तो जैसे अगर ये पूछ लेता है कि ब्रेन रॉट क्या है, ठीक है, तो आपके ऑप्शन में आ सकता है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड दिस ईयर, ठीक है,
या फिर कुछ भी कुछ ऐसा, अगर इसमें ब्रेन रॉट ये पूछ ले कि कुछ ऐसे कृत्रिम आघात है, मानसिक आघात है, एक प्रकार का मानसिक आघात है, एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, एक प्रकार का जो है वो इस तरीके से कुछ भी आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अगर आपने ब्रेन रॉट नहीं पढ़ा है तो आपको फिर जो है वो लगेगा कि किसी तरह का मानसिक आघात हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये पूछ सकता है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ल्ड ऑफ द ईयर ब्रेन रॉट को चुना गया, ये किस विषय से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ ऐसी ऑनलाइन तुच्छ सामग्री होती है। देखिए, ऑनलाइन एक ऐसा मंच हो चुका है ना कि जिसमें आप अपनी अभिव्यक्ति छुपाकर, जैसे अपनी पहचान छुपाकर आप जो है वो किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा गाली गलौज बक सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, किसी भी अननोन आईडी से आप जो है वो कुछ भी, और नोन आईडी भी हो तो आपको कौन जान रहा है कि कितनी दुनिया में राम श्याम सीता गीता जो है वो सुनीता पड़े हुए हैं। आप जो है वो कोई मतलब आप पे कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता है, ठीक है। कितने फ्रॉड्स हो रहे हैं इसको लेके, ठीक है। अब कुछ भी मतलब कुछ भी एक छोटा सा बयान किसी ने दे दिया, आपको नहीं पता है कि जिस व्यक्ति ने किसी भी, टीना डाबी जो कि सोचिए आईएएस रैंक फर्स्ट रैंक लाई थी, उन्होंने बोला कि उनका मैं एक बार इंटरव्यू सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं अपना काम करती हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया में आप कितना भी अच्छा काम करें, इतने मतलब इंडिया में इतने नकारात्मक, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड की बात करते, इतने नकारात्मक प्रवृत्ति के, इतने नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं कि उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकाल के आपको, जो आपके काम को प्रोत्साहित करने वाले केवल 30% लोग हैं, 70% लोग जो है वो आपको कुछ ना कुछ नकारात्मक टिप्पणी करेंगे ही। तो सोशल मीडिया में पर वो है कि हाथी चलती जाती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो चलती रहे, हम तो चलेंगे, अपने कार्य करेंगे, ठीक है। तो वो जिसको भी कार्य करना है वो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म, तो ऐसे कुछ तुच्छ चीज़ें जो है वो, मतलब मैं कह रही हूँ कि यदि आपने किसी गलत घटना को देखा, इससे पहले भी हम न्यूज़ देखते थे, डीडी न्यूज़ आता था, अब मतलब न्यूज़ चैनल टीवी पे देखते थे, न्यूज़ में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित होती, तो हमारे पास कोई ऑप्शन तो नहीं था, ठीक है, कि हम उसको गाली दे सकें। तो ठीक है, घर में ही मुँह पे बोल दिया हमने, यार ठीक है चलो यार ये बहुत बदतमीज आदमी है, ऐसे करके हमने बोल दिया। अब क्या होता है कि अब लोग उस पे गाली बकने के लिए एक संस्था मिल गई है, एक सॉरी क्या कहते हैं, एक आपको प्लेस मिल गया है, प्लेस संस्था नहीं कह सकते, एक प्लेस मिल गया है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, इन सब के माध्यम से बड़े बड़े जो है वो मीम्स बना रहे हैं लोग, जो है ट्रोल कर रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं। ये नेगेटिव वो वही है जो खलीहर हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव माइंड, देखो जो दूसरों के अंदर कमी देखता है उसके स्वयं के अंदर बहुत कमी, ठीक है। स्वयं के अंदर आप जिस भी अच्छे व्यक्ति को देखेंगे, हाँ, उसने कभी किसी के अंदर जो है बुरे से बुरे आदमी के अंदर भी बुराई नहीं देखी। महात्मा गांधी का ये वचन है, उन्होंने कहा है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर जो बुरे आदतें हैं वो आदतें गलत है, वो व्यक्ति को उससे आदतें निकाल दो ना तो वो व्यक्ति सही है, ठीक है। चलिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड ब्रेन रॉट को बनाया गया। ब्रेन रॉट क्या है? कुछ ऐसी सोशल मीडिया में कुछ ऐसी मतलब कि अफवाहें फैल जाती है जिससे मानसिक विकार हो जाता है, मानसिक दिमाग को जो है वो बुरे स्तर से प्रभावित करता है, उसको ब्रेन रॉट कहते हैं। तो ये अत्यधिक उपभोग से होने वाली मानसिक और बौद्धिक गिरावट से संदर्भित करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया, एक अपशब्द है, ब्रेन रॉट जो है वो एक अपशब्द है, जो बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं 87 वाले करंट अफेयर की। 87 नंबर पे जो करंट अफेयर है, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025, 46वां आसियान सम्मेलन जो है वो 26 से 27 मई 2025 को मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में जो है वो आयोजित की गई। 26-27, अब डेट इसमें क्या होता है, डेट पूछता है, स्थान पूछता है कहाँ पर आयोजित की गई थी, विषय क्या था वो पूछता है, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हों तो वो भी आपसे पूछता है, ठीक है। आजकल जैसे अगर प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसी और ने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है तो वो फिर खास हो जाता है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि आमतौर पे प्रधानमंत्री जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, आमतौर पे प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करते हैं, बशर्ते कि ऐसा ना हो कि जैसे सम्मेलन क्या है कि वित्त मंत्रियों का है, सम्मेलन जो है वो कानून मंत्रियों का है, ठीक है, तो उस पर तो भाई कानून मंत्री और वित्त मंत्री पार्टिसिपेट करेंगे, पर ऐसे जो आम सम्मेलन होते हैं, जो संगठन है
तो उनमें प्रधानमंत्री जो है वो हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वो नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो फिर जिस व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया है उसका नाम फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं। चलिए, तो 26 से 27 मई 2025 को मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में आयोजित किया गया था। इसका विषय क्या था? समावेशीपन और स्थिरता। विषय पर समावेशीपन और स्थिरता, इसका विषय था समावेशीपन और स्थिरता विषय पर आयोजित किया गया था। मलेशिया द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में विकास अंतराल को कम करने, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा से निपटने, क्षेत्रीय एकजुटता को बढ़ाने हुए थे तथा म्यांमार संघर्ष और दक्षिण चीन सागर विवाद सहित कई आर्थिक मुद्दों पर जो है वो चर्चा इसमें की गई थी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देख लेते हैं। ब्रेक डाउन करके क्या निकलता है कि जो हमारा सम्मेलन 26-27 मई 2025 को मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में आयोजित की गई थी। समावेशीपन और स्थिरता इसका विषय था। ठीक है, प्रमुख फोकस क्या था? समान विकास, असमानताओं को कम करना, जीवन स्तर में सुधार करना, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, ठीक, क्षेत्रीय एकजुटता और सहयोग था, आर्थिक साझेदारी और स्थिरता थी। ठीक, परिणाम इसके क्या निकले? इस सम्मेलन का जो है वो परिणाम क्या निकला? इस सम्मेलन का परिणाम देख लेते हैं। आसियान सामुदायिक विजन नेताओं एक समेकित लचीली दूरदृष्टि आसियान समुदाय के निर्माण के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा। ठीक है, इससे कुछ ऐसा बहुत कुछ कॉम्पैक्ट ऐसा कुछ रिजल्ट निकला नहीं, तो बस ऐसी जो बातें हो रही है बस हवा हवाई टाइप की, बस वही इसका वो निकला है। ठीक है, तो इसको अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम याद करते हैं। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर 88 पे जो न्यूज़ है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है। ठीक है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। चलिए, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 नीस फ्रांस के नीस में जो है वो 9 से 13 जून 2025 को जो है वो आयोजित किया गया। इस यह सम्मेलन फ्रांस को और कोस्टा रिका द्वारा सह आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा जो है वो सह आयोजित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? महासागरों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके भी देख लेते हैं कि स्थान क्या था हमारा महासागरीय सम्मेलन का। क्या था? फ्रांस के नीस में आयोजित किया गया था। सह आयोजक कौन था आपका? फ्रांस और कोस्टा रिका था। ठीक है, कब? 9 से 13 जून को आयोजित किया गया था। इसका विषय क्या था? महासागर का संरक्षण, सतत उपयोग के लिए कार्रवाई। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों के लिए को एकजुट करना। देखिए, जब बहुत लंबा सा विषय हो तो एक तो आयोग पूछता नहीं है, दूसरी चीज अगर आयोग पूछता है तो छोटा सा बस उसका शुरुआत याद कर लीजिए। इतना चेंज नहीं करता है आयोग। ठीक है, अपना आयोग ठीक ठाक है, इतना भी ज़्यादा चेंज नहीं करता कि पूरा विषय ही चेंज कर देगा। ठीक है, तो इतना याद रखें, महासागर के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए कार्रवाई। ठीक है, उद्देश्य क्या था? सतत विकास लक्ष्य 14 जो समुद्र के नीचे जीवन है उसको प्राप्त करना। इसका उद्देश्य क्या था? सतत विकास लक्ष्य 14 को आपको प्राप्त करना। देखिए धनंजय सर आपको मेमोरी ट्रिक से जो है वो सारे जो है वो सतत विकास लक्ष्यों को SDG गोल्स को याद कराएंगे, तो उसको सारे SDG गोल्स जो है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी आएंगे कल परसों तक। प्राप्त करना, महासागरों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना। ठीक है, सम्मेलन में जो है वो जितने भी इससे रिलेटेड ब्लू इकोनॉमिक इनसे रिलेटेड है सारा। ठीक, जल्दी हम थोड़ा करंट अफेयर खत्म करते हैं। करंट अफेयर की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, तो इसलिए हम इसको जल्दी थोड़ा सा खत्म करने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन की। G7 शिखर सम्मेलन ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था? ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन विश्व के सबसे उन्नत मतलब विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ठीक है, G7 ठीक है, नेताओं का वार्षिक बैठक है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका कहते हैं 51वां G शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 को कनाडा के अल्बर्टा में आयोजित किया गया था। ठीक है, कनाडा के अल्बर्टा में आयोजित किया था। अब G7 शिखर सम्मेलन में कौन कौन से हैं इनको याद करने का भी मैं थोड़ा सा ट्रिक आप लोग को बताऊंगी। चलिए, तो कनाडा के अल्बर्टा में आयोजित किया था 15 से 17 जून 2025 में। कौन सा था? 51वां था। 51 हमारे यहाँ राशि बड़ी अच्छी मानी जाती है।
हम किसी को दान दक्षिणा देते तो 11, 21, 51, 101 ऐसे करके देते, 501, 1001 ऐसे करके 1 रुपये हम लगा के देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शुभ अंक माना जाता है। तो ये वाला शुभ है हमारे लिए 51वां G7 सम्मेलन। ठीक है, तो ये याद कर, शिखर सम्मेलन में विश्व शांति, सुरक्षा, मजबूत अर्थव्यवस्था, डिजिटल तकनीकी आदि संबंधित मुद्दे पर जो है वो चर्चा की गई थी, जो कि आप उसमें न्यूज़ में हम आपको देंगे PDF, उसमें पढ़ भी सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसमें कौन सा शामिल था। ठीक है, तो देखिए जब आप नॉर्थ अमेरिका से लेंगे, हम नॉर्थ कॉन्टिनेंट वाइज इसको डिवाइड कर देते हैं तो 7 कंट्री हमारी आराम से आ जाएगी। तो हम बात करते हैं जब इसमें नॉर्थ अमेरिका से, तो नॉर्थ अमेरिका से हमारे 2 कंट्री थे। पहला एक हमारा कनाडा है, दूसरा हमारा जो है वो USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक, फिर हम बात करते हैं यूरोप से। ठीक है, यूरोप से बात करते हैं तो यूरोप में ही 3-4 कंट्री है। तो यूरोप से पहले हम एशिया देख लेते हैं। पहले यूरोप से पहले जो है वो हम एशिया देख लेते हैं। तो एशिया में एक कंट्री है हमारी जापान। रूस तो निकल ही गया है, तो जापान ही हमारा बचा केवल। तो अब इसमें जो है वो हमारा जापान एक कंट्री है बस। अब बात करते हैं हम यूरोप से देखेंगे, तो अब बचे जितनी भी कंट्री है वो हमारे यूरोप से ही हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या है, इटली है, नहीं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, फ्रांस है और जर्मनी। ठीक, ये अब आपके यूरोप से कौन कौन है, यूनाइटेड किंगडम तो होगा ही। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के अलावा इटली, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जर्मनी। ठीक है, इटली, फ्रांस, जर्मनी को याद करने का क्या है आपका मेन, कि जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जो सबसे भागीदारी देश थे, जो वर्चस्व की लड़ाई में थे, और यही तो आपके यूरोप के फेमस कंट्री ही हैं। ठीक है, यही तो आपके यूरोप के फेमस कंट्रियों का अगर नाम लिया जाए, जो सबसे फेमस है, जो आपके प्रथम विश्व युद्ध से दूसरी विश्व युद्ध तक जो है वो जिन्होंने वर्चस्व की भूमिका निभाई थी, जिनके कारण जो है ये सारे युद्ध हुए थे, तो वो आप याद रखेंगे नाम, तो जो है वो यूनाइटेड किंगडम और उसके बाद इटली, फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, ये हमारे जो है कंट्रीज़ हैं, इनको जो हम याद कर लेंगे, बस हमारे याद है। एशिया से हमारा केवल जापान है, नॉर्थ अमेरिका से ना तो साउथ अमेरिका से कोई कंट्री है, ना तो जो है वो अफ्रीका से कोई कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी नहीं है। ठीक है, तो ये G7 बस एक विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसका जो है वो इस बार 51वां बैठक हुआ था, जिसमें जो है वो हमारा क्या जो कहाँ पे हुआ था, कनाडा के अल्बर्टा में हुआ था। ठीक है, चलिए अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि यूरोपीय संघ जो है वो यूरोपियन यूनियन G7 में गैर गणनाकृत सदस्यों में गणनाकृत सदस्यों के रूप में इसमें भाग लेता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, ऐसी एक संस्था है जो कैट से रिलेटेड जो प्रजातियां हैं, ठीक है, जैसे बिल्ली हो गया, तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, ठीक है, और ऐसे करके जो है वो 8 जो है वो कैट की प्रजातियां हैं, 8 या 9। इनसे रिलेटेड जो कंट्रीज़ है, जो जिनका जो है वो कंट्रियों का जो समूह होता है, उसको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक थी। तो जब कोई फर्स्ट बैठक होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में जो है वो हुआ है इसका बैठक। तो 16 जून 2025 को मध्य के मध्य जो है वो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अब पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्री को जो है वो भूपेंद्र यादव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, भूपेंद्र यादव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। कि वी श्रीनिवास को किसका अध्यक्ष बनाया गया है, ये भी मैंने आपको याद कराया था, जल्दी से मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नई दिल्ली में जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो पहली बैठक हुई थी, तो दोनों ही, पहली बैठक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की नई दिल्ली में हुई थी। किसको, भूपेंद्र यादव को इसका अध्यक्ष बनाया था, ये पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री है। ठीक है, अब बात करते हैं IBCA की उत्पत्ति और स्थापना। ठीक है, 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर IBCA की घोषणा की थी। ठीक है, स्थापना तो हो गया इसका। ठीक है, इसकी पहली बैठक जो है वो 16 जून 2025 में जो है वो हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका सचिवालय भी देख लीजिएगा। सचिवालय कहाँ है, मैसाचुसेट्स सचिवालय भारत में है। इसका सचिवालय जो है वो भारत में। उद्देश्य क्या है, मूल्य वर्ग के सदस्यों की सभा, बिजनेसमैन के प्रथम
ऐसा कुछ इसमें उद्देश्य। देखिए उद्देश्य जहाँ तक मुझे है पता, इसमें सही थोड़ा सा प्रिंटिंग गलत हो गई है, ठीक है, टाइपिंग गलत हो गई है, और की टाइपिंग इसमें हो गई है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो मैंने बताया ना कि इन प्रजातियों को संरक्षित करना है, क्योंकि बहुत तेजी से ये विलुप्त हो रहे हैं। ठीक, अब इनमें जो है वो अब तक 9 देश इसमें शामिल हो चुके हैं, ठीक है। 9 देश कौन कौन से हैं? भारत है, भारत के बगल में जो है वो भूटान है, भूटान, उसके बाद लाइबेरिया, भारत, भूटान, गिनी, लाइबेरिया, सूरीनाम, कंबोडिया, भारत, भूटान, गिनी, लाइबेरिया, सूरीनाम, कंबोडिया, इस्वातिनी, ठीक है, सोमालिया और कजाकिस्तान। इसमें 9 देश इसमें शामिल हुए हैं। इसमें इसका उद्देश्य है, उद्देश्य रेंज देश जो इसमें आता है 7 बिग कैट के संरक्षण को बढ़ावा देना है, जिसमें कौन कौन आता है? अब 7 बिग कैट में कौन आता है? 7 बिग कैट अलायंस है। बिग कैट अलायंस में कौन कौन से जो है वो आते हैं कैट, ठीक है। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, ठीक है, चिता, जगुआर और प्यूमा, ठीक है, इसमें आता है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, हाँ, और प्यूमा, इसमें आते हैं 7 जो है। इसको नाम याद कर लीजिएगा, आयोग इसको पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ आपकी है 91 न्यूज़, कोप 929 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024 को 11 से 12 नवंबर 2024 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान में, बाकू अजरबैजान में हुआ था। अब इसमें एक था कि 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है, किसमें? ठीक है, जलवायु वित्त पर ध्यान केंद्रित किया गया और 2035 तक विकासशील देशों को ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। मदद करने के लिए 300 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष देने पर एक समझौता हुआ है 2035 तक, ठीक है। 2035 ये लक्ष्य रखिएगा, याद रखिएगा कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और कितना बिलियन डॉलर? 300 बिलियन डॉलर का जो है वो प्रति वर्ष देने का पर एक समझौता हुआ है, जिसमें मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर भी एक घोषणा की गई है। 30 से अधिक देशों ने इस पर समर्थन किया है। क्या होता है ना कि जैसे आपको पता है जितने विकसित देश हैं वो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं के यहाँ, क्योंकि फैक्ट्रियाँ उन्हीं के यहाँ सबसे ज़्यादा लगी हुई हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो विकासशील देश हैं वो अपने कार्बन टैक्स को जो है वो हासिल करते देते हैं। जैसे वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे मतलब ऐसे विकासशील देशों में ऐसे योगदान करते हैं जिससे जो है वो ग्रीन एनर्जी जो है वो हो, कार्बन टैक्स को प्राप्त करते हैं। और फिर क्या होता है कि जैसे उन्होंने उतना इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पे, जिससे जो है वो वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज बन गए, पर्यावरण से की क्षति जो है उनको ना हो पाए, ऐसे कुछ जगहों पे इन्वेस्ट कर दिया, तो उनको जो है वो उस पे जो मतलब कि उनके पर्यावरण जो उत्सर्जन है जो उसमें कटौती होने लगती है। मतलब उनका एक मानक निर्धारित किया गया कि आपको इतनी करने पर आपको जो है ग्रीन टैक्स में इतनी कटौती आपकी होगी। तो इस तरीके का एक टैक्स लगाया जाता है, तो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। एक शब्द है उसके लिए, मुझे वो याद ही नहीं आ रहा एग्जैक्टली, तो वो मैं आपको बताती थी, इसी से संबंधित है। चलिए, समय और स्थान है कोप 29, 11 से 22 नवंबर 2024 को बाकू अजरबैजान में आयोजित किया। इस सम्मेलन का नारा क्या था? हरित विश्व के लिए एकजुटता, सॉलिडेरिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड, ठीक है, इसका था। मुख्य परिणाम क्या? 2035 तक विकासशील देशों के प्रति वर्ष कम से कम 300 बिलियन डॉलर देने के लिए एक समझौता हुआ है, जिससे जो है विकासशील देशों में जो है वो ग्रीन एनर्जी के रिसोर्सेज बन पाए, ठीक है। चलिए, सुपर टाइफून यागी, न्यूज़ कौन सी है? 92, सुपर टाइफून यागी। क्यों यागी क्यों इम्पोर्टेंट है? कि बहुत मतलब कि तेजी से आने वाला चक्रवात था, जिसने बहुत विनाशकारी स्थिति को उत्पन्न किया था, एशिया में आया था, इसलिए इसका नाम जो है वो टाइफून है। और इस यागी नाम दिया गया। सुपर टाइफून यागी दक्षिण पूर्वी एशिया में भारी क्षति पहुंचाया, जिससे जो है वो हमारा फिलीपींस, चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और विशेष रूप से प्रभावित हुए थे, और वियतनाम भी प्रभावित हुआ था। यह टाइफून सितंबर 2024 तक एशिया में आने वाला सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। तूफान बेरिल अटलांटिक महासागर के बाद विश्व का दूसरा सबसे शक्तिशाली चक्रवात था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, यागी।
इसकी शुरुआत पश्चिमी फिलीपींस सागर से एक उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हुई थी। सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल चक्रवातों की श्रेणी है। ठीक है, भारत ने वियतनाम, लाओस और म्यांमार को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सद्भावना, तो यहाँ पे एक तो यागी कहाँ पे आया था, दक्षिण पूर्व एशिया में आया था। भारत ने उन देशों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया था। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ऑपरेशन शिवा किसके लिए चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन शिवा किस लिए चलाया गया था, चाहे इसी में न्यूज़ में बाद में हो या फिर जो है वो नहीं, वो नेशनल न्यूज़ है तो शायद ऑपरेशन शिवा नहीं होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं कल इसका आंसर बताऊंगी, ऑपरेशन शिवा। ठीक है, तो ऑपरेशन सद्भावना जो है वो यागी से बचाव के लिए किया गया था। ठीक है, यागी का अर्थ क्या होता है, यागी जो है वो, यागी का अर्थ जापानी भाषा में बकरी होता है। ठीक है, यहाँ पे योगी लिख दिया है, योगी नहीं है भैया, योगी यागी है। यागी का अर्थ बकरी या मकर राशि होता है। ठीक, 15। अब बात करते हैं कुछ और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की। हाँ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो 2025 में आए थे, 2025 में आने वाले 2-4 जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात थे जिन्होंने इम्पैक्ट डाला था गहरा, उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें पहला है चक्रवात एल्फ्रेड है। एल्फ्रेड अ से ऑस्ट्रेलिया, 20 फरवरी 2025 को कोरल सागर में उत्पन्न हुआ था। यह श्रेणी 2 का जो है वो एक चक्रवात था। ठीक, दूसरा चक्रवात है आपका डिकेलेडी, मोजाम्बिक में आया था डिकेलेडी चक्रवात। ठीक है, 2025 में, जनवरी 2025 में आया था मोजाम्बिक में। ठीक है, तीसरा चक्रवात है वुटिप। वुटिप भी जो है वो ये आपके दक्षिण पूर्वी एशिया में आया था, जैसे मकाऊ, हांगकांग को नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं आया था, मकाऊ हांगकांग को प्रभावित करने वाला चक्रवात है, जिसमें कई दिनों तक सिग्नल अलर्ट जारी रहा था। ठीक है, तो आपका शुक्र चक्रवात जो है वो एल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया में आया था, और आपका जो है वो टिप जो है आपके हांगकांग में आया था, हांगकांग और मकाऊ में। और डीके लेडी मोजाम्बिक, डीके लेडी जो है वो कहाँ पे आया था, आपके मोजाम्बिक में आया था। ठीक है, अब न्यूज़ जो है वो हमारी देख लेते हैं, 94 नंबर की न्यूज़ देख लेते हैं। यूरोप के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा इस बार किसे दिया गया है। 94 न्यूज़ है, यूरोप के इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को, जॉर्जिया मेलोनी को जो है वो यूरोप के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा किया है। अब पूछ सकता है यूरोप के शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा किसे दिया, तो जॉर्जिया मेलोनी को। जॉर्जिया मेलोनी किस देश के जो है वो राष्ट्रपति हैं, तो आपके प्रधानमंत्री हैं, तो वो कहाँ की है, इटली की है। ठीक है, तो को हाल ही में जो है वो पॉलिटिको द्वारा यूरोप के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की मान्यता दी, जिसे पूरे महाद्वीप में दक्षिणपंथी लोक लुभावनीवादियों को बढ़ते हुए प्रभाव पर जोर दिया है। मेलोनी का उत्थान यूरोपीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि मध्यवर्गीय नेताओं के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। पृष्ठभूमि, जॉर्जिया मेलोनी अति दक्षिणवादी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी के प्रमुख है। 2022 में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जॉर्जिया मेलोनी जो है वो 2022 में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, अब बात करते हैं हांगकांग कंप्यूटरों पर व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव ऐसे ऐप्स, सरकारी जितने भी कंप्यूटर है उनमें, सभी पे नहीं। ठीक है, हांगकांग कंप्यूटर पर व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव ऐसे ऐप्स को प्रतिबंध यह कदम इस क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के प्रति कम जागरूकता को दूर करने के लिए उठाया गया है। सरकारी कर्मचारी अभी भी अपने निजी उपकरण में इसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब सरकारी उपकरणों में हम व्हाट्सएप, गूगल चैट, जो हम गूगल ड्राइव का प्रयोग करते हैं, गूगल ड्राइव और वी चैट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सरकारी जितने भी कंप्यूटर हैं उनमें इनका प्रयोग नहीं है। डेटा की जो है वो क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, वायरस आ सकते हैं, या फिर जो है वो डेटा हैक हो सकता है। उसके लिए जो इसने अपने डेटा सुरक्षा के लिए ये कदम उठाए। तो कौन सा ऐसा देश है, अब ये आपसे आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव पे से अपने सरकारी कंप्यूटरों से हटाने के लिए का निर्देश दिया है, तो ये हांगकांग है। या फिर ये पूछ सकता है हांगकांग ने निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐप्स को हटाने के लिए जो है वो एक निर्देश जारी किया, तो व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव को हटाने के निर्देश दिया है। गूगल ड्राइव नहीं रहेगा वहाँ पे। यह प्रतिबंध संवेदनशील जानकारी, डेटा अखंडता को सुरक्षा के लिए हांगकांग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जिम्बाब्वे में मृत्यु दंड समाप्त कर दिया है। जिम्बाब्वे ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है।
जिम्बाब्वे जो है वो उसने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। इसका मैं एक कहानी बताती हूँ कि जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनको पहले ही काफ़ी वर्षों पहले उनको भी मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी। अब पता नहीं कैसे मृत्युदंड की सज़ा से उनको मुक्ति मिल गई, तो उनको उस फीलिंग आई होगी ना, जाके पैर न फटे बेवाई तेका जाने पीर पराई, तो उनको न फील किया होगा मृत्युदंड वालों को कितनी ठीक है, कितने कष्ट होता होगा। तो इन्होंने जो है, मैं इसको कॉमेडी न्यूज़ इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो उनको लगा होगा कि यार कितनी प्रॉब्लम होती होगी, तो ऐसा करो मृत्युदंड को ख़त्म ही कर दो। तो उस समय आप सोचिए कि लक किसको कहते हैं ना, इसी को कहते हैं लक। आप कहते हैं कि कुछ कुछ कर्म होता है, हाँ, कर्मा और जो है वो आपके लक, कुछ दोनों दोनों फैक्टर काम करते हैं। जो 60 कैदी थे ना, अब इससे पहले भी कितने लोग को मृत्युदंड मिला होगा, पर वर्तमान में जो 60 कैदी थे वो कितने लकी होंगे कि अब उनकी मृत्युदंड की सज़ा उम्र कैद में बदल गई है और उसके बाद वो छूट जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जिम्बाब्वे में 60 कैदियों को मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी, जिसको बख्श दिया गया है। आखिरी बार 2005 में किसी को फांसी दी गई थी क्योंकि इच्छुक जल्लादों की कमी भी थी। राष्ट्रपति एमरसन मनागांगवा, ठीक है, एमरसन एमरसन मनागांगवा, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक बार मौत की सजा सुनाई गई थी, संसद के विधेयक के बाद इन्हें कानून सुनाई गई थी, ने इसको दिया है, ठीक है। अब हो सकता है कि किसी गलती की वजह से स्वतंत्रता के दौरान इनको फांसी की सजा दे दी गई थी, वो कोई गलती होगी, पर जब उन्होंने वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने उस फीलिंग को के साथ जो कहा कि नहीं, मतलब ये गलत है। हो सकता है कि किसी गलती की वजह से किसको फांसी की सजा दी गई हो, ठीक है, या फिर इतने दिन से जेल में है तो अब वो सुधर जाए गया होगा, ऐसा कुछ सोचा होगा और उन्होंने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ये करंट अफेयर बस यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं UN80 पहल क्या। UN80 क्या है, ठीक है। अब आप जो है वो, आपसे आयोग पूछ लेगा, सिर्फ UN80 देगा, अब पूछ लेगा कि UN80 है क्या। तो UN80 क्या है, एक संयुक्त राष्ट्र की पहल है। UN मतलब संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन है, ठीक है। और 80 क्या है, उसकी 80वीं वर्षगांठ है, ठीक है। अब UN80 कोई दवाई हो सकती है, UN80 कोई हथियार हो सकता है, UN80 कोई जो है पनडुब्बी हो सकती है, UN80 कोई संगठन हो सकता है, आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन आपके दे दिया, UN80 जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक पहल है, ठीक है। या 80 संयुक्त राष्ट्र की 80 वर्षगांठ पर मनाए जाने वाले मतलब कि एक घोषणा है, ऐसे कुछ करके अगर ये आपको दे देगा ऑप्शन में, तो आप शायद इस पे ना लगाए, इसको आपको लगेगा कि नहीं कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा पनडुब्बियों हथियारों के नाम भी UN80 ऐसे करके रहते हैं। तो UN80 का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन 80 उसकी 80वीं वर्षगांठ है, ठीक है। तो UN80 एक व्यापक सुधार लाने का एक प्रयास है, जिसे इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 2025 में संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए, अधिक प्रभावी संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी, कुशल, लागत प्रभावी बनाना है, ताकि यह बढ़ती वैश्विक चुनौतियों जैसे संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, असमानताओं को बेहतर ढंग से सामना कर सके। यह पहल सदस्य देशों द्वारा सौंपे गए हजारों जनादेशों की समीक्षा करने, संचालन और सुव्यवस्थित करने जैसे सीमित वैश्विक संसाधनों को बेहतर उपयोग को केंद्रित करें। संयुक्त राष्ट्र में जब भी कुछ होता है, जब भी विश्व में जो है कोई युद्ध हुआ है, कोई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, कुछ भी, तो ये कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र किस लिए बनाया गया, वैश्विक शांति के लिए बनाया गया है, संधियों के लिए जो है बेहतर इनके प्रयोग के लिए बनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है, जब इजराइल ईरान संघर्ष हो रहा है, भारत पाकिस्तान संघर्ष हो रहा है, रूस यूक्रेन संघर्ष हो रहा है, ठीक है, अमेरिका रूस विवाद चल रहा है, तो क्या कर रहा है UN। अब उसमें ये संगठन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अपने पेपर 2 में आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स आते हैं जो आपके, उसमें आप इसको कोट कर सकते हैं कि UN क्या, आप ये पूछा कि क्या बात है कि संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता खत्म होती जा रही है। 5 मिनट का समय, ठीक है, बस हो गया है, बस चलो। अब
चलिए 98 पर जो है 2 न्यूज़ आपकी और बची। 98 पर लासा बुखार है। लासा बुखार कहाँ से? नाइजीरिया से रिलेटेड है, ठीक है। लासा बुखार पूछ सकता है कहाँ से रिलेटेड है, तो नाइजीरिया से रिलेटेड है। अब तक लासा बुखार से वहाँ पे 138 लोगों की मौत हो चुकी है। नाइजीरिया रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र ने अब तक 717 मामले जो है लासा बुखार के देखे हैं। तो जगह पूछ सकता है, यही बस इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी न्यूज़ आप पढ़ लीजिएगा। गोल्डन डोम रक्षा प्रणाली, ठीक है। एक तो अमेरिका ने गोल्ड कार्ड नीति दे दी है, अब गोल्डन डोम रक्षा प्रणाली भी जो है वो गोल्ड से बहुत प्यार है, लगता है ट्रंप जी को गोल्ड से बहुत प्यार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक खतरों से अमेरिका की रक्षा के लिए 175 अरब डॉलर वाली अंतरिक्ष आधारित मिसाइल है, ठीक है। अंतरिक्ष आधारित मिसाइल है, इसको अच्छे से याद रखिए, जिसका नाम गोल्डन डोम रखा है। गोल्डन डोम कहाँ की मिसाइल से, किस देश, कौन देश लॉन्च कर रहा है? तो अमेरिका। कितनी उसकी कीमत है? 175 अरब डॉलर है, ठीक है। तो ये याद रखिए, गोल्डन डोम अमेरिका से रिलेटेड है, ठीक है। अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली से रिलेटेड है, ठीक है। अमेरिका अंतरिक्ष बल के जनरल माइकल ग्वेटलिन इस कार्यक्रम के नेतृत्व करेंगे, जिसका उद्देश्य है चीन, रूस और अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइलों को रोकना, ठीक है। चीन से, रूस से और अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइलों को रोकना। गोल्डन डोम मौजूदा रक्षा प्रणाली को एक साथ एकीकृत होकर लंबी दूरी की मिसाइल का पता लगाने और उन पर नजर रखने तथा उन्हें रोकने के लिए एक उपग्रह नेटवर्क तैयार करेगा। इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है, ठीक है, जिससे इसकी योजना मिसाइलों को पता लगाने, उन पर नजर रखने के लिए सैकड़ों उपग्रह को तैनात करेगा, ठीक है। और कई उपग्रहों को तैनात करेगा कि रूस से या चीन से कोई जो है वो अगर कोई ऐसी मिसाइल आती है तो उसको वहीं पे जो है समाप्त कर दिया जाएगा, ये है। तो ये हमारी लगता है कौन सी 99 न्यूज़ है। अब हम देख लेते हैं 100 न्यूज़, ठीक है। 100 न्यूज़ को हमारी कौन सी? ग्लोबल स्पेक्स 2030 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। अब इसमें क्या पूछ सकता है आयोग? क्वेश्चन, ग्लोबल स्पेक्स जो है वो अभियान, ठीक है, एक तरीके की ग्लोबल स्पेक्स की शुरुआत नामक अभियान की शुरुआत किस संगठन ने की है? तो आप वैसे तो लगा लेंगे, पर फिर भी कोई भारतीय संगठन दे दिया, कोई ऐसे दे दिया, तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 2030 तक, अब इसका ईयर भी याद रखिए, 2030 तक ग्लोबल स्पेक्स के जो है 2030, तो जो लिखा ही नाम है, 2030 तक के सभी को किफ़ायती नेत्र सुनिश्चित करने हेतु नेत्र देखभाल सुनिश्चित करनी होती है। ग्लोबल स्पेक्स 2030 की शुरुआत की गई। इसकी पहल 5 प्रमुख कार्यों से रिलेटेड है: सेवाएं, कार्मिक, शिक्षा, लागत और निगरानी, ठीक है, इससे रिलेटेड है, ठीक। तो ग्लोबल स्पेक्स 2030 WHO की पहल है, ठीक। तो इस तरीके से हमारी 20 न्यूज़ आज तैयार हो गई, तो आज की होगी कंप्लीट। तो अब हमारे पास टोटल 200 न्यूज़ हैं, 100 नेशनल और 100 जो है इंटरनेशनल। कल से जो हमारी आर्थिक की न्यूज़ शुरू होगी, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलते हैं।